रेलवे अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी जो पेपर्स चल रहे हैं उनके एनालिसिस के क्रम में आज 20वें सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कल किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको क्या कह रहा है? दो रेलगाड़ियां समान चाल से, ध्यान रखिएगा चाल समान है, विपरीत दिशा में चल रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है। प्रत्येक की मतलब दोनों की 320 है। वो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल मतलब चाल भी समान है, दूरी भी समान है, दूरी मतलब लंबाई भी समान है और समय भी समान ही होगा। 18 सेकंड में पार कर रही हैं। तो अब आपको क्या निकालना है? चाल निकालनी। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिए कि अगर एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो दूरी क्या होती है? दूरी बराबर होती है ट्रेन 1 की लंबाई और प्लस ट्रेन 2 की लंबाई। और चाल क्या होती है? चाल क्या होती है? चाल भी सेम चीज होती है, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ये तो कहानी है। अब यहां पर आप देखिए जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी बनेगी? एक की 320 है, दूसरे की भी 320 है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी है? 640 मीटर में। ठीक है। अब यहां पे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा दिया, ये बात भी ध्यान में रखने की है। ठीक है ना। अब देखिए टाइम इतना लग रहा है, स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये 640 मीटर है। ध्यान दीजिएगा ये जो स्पीड है ये डबल हो चुकी है, डबल हो चुकी है। चूंकि दोनों की चाल समान है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2s बन जाएगी। अब ये कितना है? 18। अब चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा मतलब छोटे को बड़ा बनाना है तो बड़े का गुणा करना पड़ेगा, मतलब मामला हो जाएगा 18/5 का। 18 से 18 कैंसिल, 2 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, मतलब स्पीड हो जाएगी 128/2। काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 64 किलोमीटर प्रति घंटा। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है देखिए जरा। ये देखिए सवाल किसका है। अब यहां से फॉल देखिए, मामला अलजेब्रा का है ये सवाल अलजेब्रा का, लेकिन पूछा किस में गया है? पूछा की जगह है सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में। पूरे सवाल में अगर आप देखो तो इसको अगर मैं a मान लूं, इसको अगर मैं b मान लूं, तो अब ये पूरा सवाल कैसा बनेगा? ये सवाल ये है a³ माइनस b³ अपॉन a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, सॉरी 2 नहीं है, ए बी भर है, a² प्लस ए बी और प्लस b²। अब देखिए अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये बनता क्या है मेरा? a माइनस बी, a² प्लस ए बी और प्लस b² अपॉन अपॉन पूरे में a² प्लस ए बी प्लस b²। ये बनता है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा a माइनस बी। अब मेरे पास a की वैल्यू है 0.7 माइनस b की वैल्यू है 0.43। 70 में से 43 घटाना है, 40 घटाएंगे तो 30 आएगा, 30 में 3 घटा देंगे 27 आएगा। 2 अंकों के बाद दशमलव, 0.27 मेरा उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है देखिए जरा। सवाल बोल रहा है ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, उनके निवेश की अवधि का अनुपात 2:3:5 है, उनका लाभ 6:7:10 है, तो उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आप देखिए रेशियो का मामला है। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं P1:P2:P3 बराबर क्या होगा? C1T1:C2T2:C3T3। अब पूंजी का अनुपात अगर मेरे से पूछ रहा, मतलब C1:C2:C3 अगर मेरे से पूछा जा रहा है तो क्या होगा? P1/T1 अनुपाते P2/T2 अनुपाते P3/T3। ये तो कहानी है। अब आप देखिए अवधि आपको T दी हुई है 2 3 5, लाभ दिया हुआ 6 7 10। ठीक है। तो 6 बटे कितना? 2 अनुपाते 7/3 अनुपाते 10/5। तो ये तो कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 5 दूनी 10, लेकिन 3 तो जिंदा है तो 3 का गुणा इसमें भी होगा तो 3 तिहाई 9, ये बचेगा 7 और ये हो जाएगा 6। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा मेरा रेशियो? 9:7:6। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 पर। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है देख लीजिए। सवाल आपको बोला 4x
स्क्वायर वाई 16x वाई क्यूब 2x क्यूब वाई क्यूब का महत्तम समावर्तन। जब कभी अलजेब्रिक फॉर्मेट का HCF निकालते हैं तो HCF बराबर होता है कॉमन बेस, मतलब जो सभी में है, कॉमन बेस मिनिमम पावर, घात मिनिमम रहेगी। अब देखिए इसको थोड़ा सा अलग से देखिए, 4, 16 और 2, इनका जो HCF है वो कितना हो जाएगा, वो तो 2 ही होगा। अब देखिए यहां पर भी एक्स वाई है, यहां पर भी एक्स वाई है, यहां पर भी एक्स वाई है, तो एक्स और वाई तो दोनों ही आएंगे। एक्स की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, सबसे कम इसमें है तो एक्स की पावर 1 ही रहेगा। वाई की यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इसकी भी 1 ही रहेगा। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 2xy, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा, 12 आदमी और 16 लड़के एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। 13 आदमी और 24 लड़के इसे 4 दिनों में कर सकते हैं। 29 आदमी और 22 लड़के इस काम को कितने दिनों में करेंगे। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था पिछले सेशन में भी, जब इस तरह का सवाल आया था, कि सबसे पहले आप इनको इंटरचेंज करने की कोशिश कीजिए। सवाल कह क्या रहा, फिर मैं इसको डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। देखिए 12 आदमी और 16 लड़के, सॉरी प्लस है, 12 आदमी और 16 लड़के इसके कितने दिनों में कर रहे हैं, 5 दिनों में। ठीक है, अब इधर देखिए 13 आदमी और 24 लड़के इसको कितने दिनों में कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं भाई, 4 दिनों में। अब आप देखो यहां जब मैन और चाइल्ड का जब आप रेशियो निकालोगे तो अल्टीमेटली दोनों घटेंगे, घटेंगे तो ये तो आप वहां भी कर सकते थे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि देखिए 12 पंचे 60, 13 चौके 52, ठीक है ना, 12 पंचे 60, 13 चौके 52, 60 में से 52 घटेगा तो 8 बचेगा, मतलब आदमी 8 बराबर। यहां देखिए 16 पंचे 80, 24 चौके 96, 96 में से 80 घटेगा तो 16 बचेगा। तो जब 8 मैन इक्वल टू 16 चाइल्ड है, मतलब 1 मैन इक्वल टू 2 चाइल्ड हो जाएंगे। तो जो टोटल वर्क है आपका वो कितना हो जाएगा, यहाँ जो मैन है इसको आप कर सकते हो 12 गुणे 2, 12 गुणे 2। अब ये चाइल्ड में बदल गया और ये 16 चाइल्ड में बदल गया, ठीक है, ये हो गया। और ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 5 दिनों में। अब आपसे जो काम करा रहा वो क्या करा रहा है, 29 आदमी। इसको भी अगर मैं चाइल्ड में बदलूंगा तो 1 आदमी बराबर 2 चाइल्ड है, और प्लस कितने लड़के हैं, 22 चाइल्ड पहले से हैं, ठीक है ना। और इसको आप एक्स ले लीजिए, लग गया आपका सवाल। अब ये देखिए 12 दूनी 24 और ये कितना 24, 36, 10, 40, मतलब पूरी कहानी है 40 गुणे 5 की, और इधर 19 दूनी 58, 58 2 60 और 20 80 की। ये मामला है आपका, ठीक है ना। तो 40 दूनी 80, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/2, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये काम 2.5 दिनों में हो जाएगा। दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, लग गया सवाल। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18 और 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। 8 शेष बचे मतलब शेष समान है, और जहां शेष समान होता है वहां हमारी कहानी क्या होती है, वहां हमारी कहानी होती है एलसीएम प्लस समान शेष। ठीक है, अब जो पूरा मामला है वो एलसीएम का है, और एलसीएम मुझे किसका निकालना है, 15, 18 और 25 का। सबसे बड़ी संख्या 25 है और 25 का गुणनखंड होता है 5 गुणे 5। 15 बनाना है तो मुझे 3 और चाहिए, ठीक है। अब देखिए 18 बनाना है तो 3 तो है, ये 5 का कोई रिलेशन नहीं है, मुझे 6 और चाहिए। मतलब 25 में कितने का गुणा हो गया, 18 का, ठीक है। तो 25 गुणे 18, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 9 पन्ना 45, 450, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, तो एलसीएम आ गया 450। अब जो मेरा उत्तर है, शेष कितना चाहिए है हमको, 8 चाहिए है, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 458। कहां दिया हुआ है, 28 था यार, पूरा सवाल ही गलत हो गया, पूरा सवाल ही गलत हो गया। 15, 28 और 25 ये था मामला। तो अब 28 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 सते 28। 15 बनाना है तो 3 गुणे 5 तो चाहिए ही चाहिए। 25 बनाना है तो 1 5 और चाहिए, ठीक है। मतलब इस 28 में मुझे किसका गुणा करना है, 75 का। तो 28 गुणे 75। अब मैं ऐसे गुणा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको बनाऊंगा 7 गुणे 4। यहीं से देखो आप, यहीं से देखो आप, देखो ये 2 2 है, ये 2 5 है, तो डबल 0 बन जाएगा, और ये 7 तिया 21, ये 2100 हो गया, ठीक है। अब ये 2100 हो गया, तो एलसीएम और शेष कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो प्लस 8 हो गया। मतलब ये कितना हो जाएगा, 2108। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 पे, ठीक है। लग गया आपका क्वेश्चन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। परीक्षार्थियों को 120 अंक प्राप्त हुए और 80 अंकों से फेल हो गया।
फेल हो गया मतलब उसको उतने अंक और चाहिए तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए पास होने के लिए उसको परसेंटेज में चाहिए 40 और नंबर्स में 180 तो वो बेचारा पाया ही था, 120, 80 उसको और चाहिए, मतलब 40% की जो वैल्यू है ये 200 के बराबर है, 200 के बराबर है। कुल अंकों की गणना कीजिए, कुल निकालना है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 पंचे 200। अब कुल मतलब होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। एक धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 3200 रुपए है। समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर उसी राशि का मिश्र धन क्या होगा जब ब्याज चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता हो। क्या बात है, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। क्यों, क्योंकि एक तो इसमें मूलधन नहीं है, बात नंबर 1। ठीक है, अब क्या है, साधारण ब्याज आपको, फिर उसके बाद उसको आपको क्या निकालना, सीआई ओबी। सीआई कितने साल का, 4 साल का। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, देखिए कहानी जो सीआई की रहती है 2 वर्ष की, एसआई में बाद में कैलकुलेट करता हूं, 2 वर्ष की रहती है, 2 और 1। 3 वर्ष की जब भी आपसे पूछी जाए तो देखिए 3 साल की है तो 3 और 1 तो आप कर ही दीजिए, 2 और 1 3। जब आपसे 4 वर्ष की पूछी जाए तो 4 और 1 तो आप कर ही दीजिए, 3 3 6 और 3 और 1 4। ठीक है, ये वाला मूलधन का ब्याज, ये वाला इसका ब्याज, ये वाला इसका ब्याज, ये वाला इसका ब्याज, ये कहानी है। अभी चूंकि 4 वर्ष की हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं, देखिए साधारण ब्याज 3200 और एसआई बराबर होता कितना है, एसआई बराबर होता है आर इंटू टी परसेंट में। मूलधन हमेशा 100%, तो ये दिया हुआ है 10 गुणे 4% बराबर कितना दिया हुआ है 3200 रुपया, मतलब 40 बराबर कितना दिया है 3200। तो 1% की वैल्यू 40 से कम 40, 40 अट्ठे 320, 80 रुपया, ये आ जाएगी। तो अब इसको अगर मैं 2 जीरो यहां बढ़ाऊंगा तो 2 जीरो यहां बढ़ा दूंगा, मतलब मूलधन मेरा 8000 रुपया निकल चुका है। पहली कहानी तो खत्म हो गई। अब शुरू होती है दूसरी कहानी। दूसरी कहानी यह है कि 8000 रुपया का 8000 रुपए का 10% की दर से क्या निकालना है, चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से राशि का मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है, मिश्र धन। किस रेट पर, सीआई से, सीआई से निकालना। ये कहानी है अब आपकी। अब आप देखिए, अब आप मेरी कहानी होती है 4 6 4 1, ये कहानी है। अब इसको 10% निकालना है, चूंकि डाटा बहुत शानदार दिया हुआ, 10% दिया हुआ मतलब 1 जीरो आप कम करते जाइए। तो 8000 का 10% कितना हो जाएगा 800, 800 का 10% कितना हो जाएगा 80, 80 का 10% कितना हो जाएगा 8, और 8 का 10% कितना हो जाएगा 0.8। अब देखिए कितना बना ये मेरा, ये 8 चौके 3200 प्लस 8 छंग 48, ये 480 बन गया, और प्लस 8 चौके 32 बन गया, और प्लस ये करेंगे तो पॉइंट, ये मेरा क्या बन गया, ये है मेरा सीआई, ये है मेरा सीआई। अगर केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता तो यहाँ कहानी खत्म थी। अब आप देखिए इसको अगर जोड़िए तो ये देखिए कितना हो जाएगा 0.022.8 तो मैं अलग से लिख ही लूंगा, ये 2 और आ गया, ये 2 और आ गया। फिर जोड़िए जरा 0 8 8 3 11 11, 1 का हासिल 1 बचा हुआ है आपके पास, फिर 2 1 3 4 3 7 4 3 7, ये 7 आ गया, 7 आ गया। ठीक है, और 3 ये मेरा है, 3 ये मेरा है, मतलब जो ब्याज है वो है 3712.8 रुपया। तो जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा 8000, इसमें और जोड़ दीजिए तो अब ये कितना हो जाएगा 11712.8। कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 11712.8 रुपए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। सीआई निकालने का यही तरीका अडॉप्ट करिए, इसके अलावा और कोई तरीके से अगर आप लगाओगे 11 की घाते 4 और 10 की घाते 4 तो 11 की घाते 4 करने में दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, वो भी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं। ठीक है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। अगर प्रथम की बात की जाए यहां पर कितना मामला 50, सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये तो योग होता है, n प्लस 1/2 मतलब 50 प्लस 1/2, तो 51/2 करोगे तो कितना आ जाएगा उत्तर 25.5, ये हो जाएगा, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 20% अपने घर के किराए पर खर्च करता है। ठीक है, हर महीने वाहन पर 600 रुपए, किराने पर 3500 रुपए और शेष 500 रुपए बचाता। देखिए 20% बंदे ने खर्च कर दिया, उसके बाद उसके पास बचेगा कितना 80%। यही तो कहानी है, यही तो कहानी है।
अगर आप देखोगे तो 4/5, मतलब 5 कमा रहा था, 4 अभी उसके पास बचा हुआ है। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे भी कर लो, चाहो तो परसेंटेज में भी कर लो। देखिए 4/5 भी मैं इसको कर सकता हूँ कि 5 कमा रहा था, अभी उसके पास 4 बचा हुआ है। अब आप देखिए इसकी जो वैल्यू है, अब ये 20% खर्च करने के बाद उसके पास बचा कितना कितना है, ये 600 बचा है, प्लस 3500 बचा है, और प्लस 500 बचा है। मतलब ये कितना हो गया, 35 5 40, ये हो गया 4600, 4600। अब उसका मासिक वेतन पूछा हुआ है, तो या तो आप इसको 80% बराबर ये करके 100% बराबर निकाल लीजिए, कहानी वही आएगी। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि 4 बराबर 4600 कर दीजिए और 5 बराबर निकाल लीजिए। तो देखिए काटेंगे तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, तो 1150 में कितने का गुणा करना है, 5 का, 0 पचम 25, 5 एक कम 5 2 7, 5750 रुपए उसकी पूरी आय है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, वहां से भी आप करोगे तो वही आएगा, यहां से भी करोगे तो वही आएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से कटने की शर्त क्या होती है, एक एक अंक छोड़ करके जोड़ते चले जाते हैं, जो दोनों पेयर बनते हैं, ठीक है ना, 1 3 5 7, मतलब पहला अंक, फिर तीसरा अंक, फिर पांचवा अंक, फिर सातवां अंक, फिर नौवां अंक, और 2 4 6 8 10, दूसरा अंक, फिर चौथा, फिर छठवां, फिर आठवां, फिर 10वां, दोनों को जोड़ करके घटा लेते हैं। और वो जो अंतर है वो या तो 0 होना चाहिए और या तो वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ देखो आप, 6 4 10, 10 3 13, 13 1 14, 7 5 12, 12 2 14, ये तो कट जाएगा। ऊपर भी 14, नीचे भी 14, दोनों को घटाएंगे 0 आ जाएगा। मतलब ये संख्या तो 11 से कट रही है, मेरा उत्तर यही हो जाएगा। इसको देखिए जरा, 5 3 8, 8 5 13, नीचे वाले का 13 है, ऊपर वाले का कितना है, 6 2 8, 8 7 15, 15, 15 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा, 2, ये नहीं कटेगी, ये नहीं कट रही। 8 3 11, 11 6 17, 17 1 18, नीचे वाले का 18 है, ऊपर वाले का देख लेते हैं, 6 1 7, 7, बस यही तो आएगा, 7, 0 है ये, 7 है, ये तो कट जाएगा, 18 में से 7 जाएगा, 11 आएगा। 166 11 से विभाज्य नहीं है। अच्छा ये कट रही है, विभाज्य नहीं है, ये वाली नहीं है। फिर इसको देख लो जरा आप, 9 5 14, 14 14 1 15, ये 15 है, 9 4 13, 13 2 15, ये भी 15 है, 15 में से 15 घटाएंगे 0, मतलब ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 752 563। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए क्या है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169 और 121 वर्ग सेंटीमीटर, बड़े त्रिभुज की भुजा और क्षेत्रफल। यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजा, परिमाप, अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, ऊंचाई, इनका अनुपात समान होता है। जब क्षेत्रफल की बात आती है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्षेत्रफल देके अगर इनकी बात कर रहा है तो क्षेत्रफल को आप स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, यहां पर आपको ये कह रहा है कि एक की है 169 और एक की है 121, तो भुजाओं का जो रेशियो है वो ये हो जाएगा, मतलब 13 और 11 हो जाएगा। अब बड़े वाले की दी हुई है 26, मतलब इसकी 26 दे दी गई है, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 2, तो इसमें आप 2 का गुणा मार दीजिए, उत्तर कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, एक डीलर को 470 रुपए अधिक मिलते हैं यदि एक मैच को 10% हानि की बजाय 10% लाभ पर बेचता। 10% हानि मतलब 10 कम था, फिर 10 ज्यादा हो गया, मतलब 20%। मैच का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 का गुणा माना, 5 7 35, 5 चौके 20 3 23, 2350 रुपए, ये उत्तर है। कैसे, देखिए 10 हानि 10 लाभ, मतलब टोटल अंतर आ गया 20%, और 20% की वैल्यू है 470। आपको निकालना कितना है 100% की, तो यहां अगर आप 5 का गुणा कर रहे हो तो यहां पर भी आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा 5 का, तो 5 शून्य 0, 5 7 35, 5 चौके 20 और 3 23, 2350 रुपए आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, ये देख लीजिए। एक ठोस सोने के 3 गोलाकार मोती जिनकी त्रिज्याएं 6 8 और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा गोलाकार मोती बनाया गया, तो बड़े मोती की त्रिज्या क्या होगी 12। 12 कैसे होगी देख लीजिए, इसको भी देखिए क्या होता है। अगर तीनों गोले ही हैं तो मामला ये तो रहेगा ही, 4/3 पाई तो सभी में रहेगा। अब यहाँ पे होगा R1, यहाँ पे होगा R2 और यहाँ पे होगा R3। ये R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब, और यहाँ पर ये बड़ा वाला बन गया, तो 4/3 पाई R क्यूब, R क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब R1 की वैल्यू है 6 की घाते 3, 8 की घाते 3,
प्लस 10 की घाते 3 बराबर आर क्यूब है, ये है। और 6 8 10 तो इसकी वैल्यू होती है 12 करके चाहे आप देख भी लो। ये होती है 216, ये होती है प्लस 512 और ये होती है 1000। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7 और ये 1 और 3√1728 करते हैं तो इसकी वैल्यू 12 आती है। ठीक है, तो इसको चाहे आप रट भी लीजिए, कई बार ये सवाल एसएससी रेलवे में पूछा गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। इसका आयतन है 672 सेंटीमीटर, इसका व्यास ज्ञात करें। बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर मैं भाग दूंगा तो किससे जाएगा, ये 6 12 आना चाहिए, 6 दूनी 12 नहीं 12 नहीं है, 108 12 तो बहुत ज्यादा हो गया, 6 6 36 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14 इसका उत्तर होगा। सात बार जाएगा तो 7 दूनी 14 इसका उत्तर होना चाहिए। 14, अच्छा व्यास पूछ रहा, 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये होता है 2πr और इसका जो वॉल्यूम है, आयतन जो है वो होता है πr²h। ये कहानी दोनों आपको दी गई है। अब अगर इसमें मैं इसका भाग दे दूं, मतलब πr²h में अगर मैं 2πr/h का भाग दे दूं, देखिए h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से ये कैंसिल, मतलब ये हो गया r/2 और ये दिया कितना था 672 और बटे कितना 96। अब देखिए 6 को ये 2 बनाना है तो 7 का ही भाग देना पड़ेगा, मतलब r बराबर कितना हो जाएगा 2 × 7 बराबर 14। तो जो व्यास होता है वो होता है त्रिज्या का डबल, मतलब 14 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 28। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा कि अगर वक्र पृष्ठ और आयतन दोनों आपको दिया गया है तो आयतन बटे वक्र पृष्ठ बराबर त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। स्थिर जल में एक नाव की चाल 18, धारा की चाल 4, तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल क्या बात है यार, 18 4 22, 22 दूनी 44, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए x की वैल्यू कितनी दी गई है 18, y की वैल्यू कितनी दी गई है 4, अनुकूल पूछ रहा है तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 18 + 4 मतलब कितना हो जाएगा 22। तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी दी गई है 44 और ये है 22, 22 दूनी 44 और 2 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, मतलब अनुकूल में क्या होता है नाव की चाल प्लस धारा की चाल, दोनों की चाल दी गई है यहाँ पे। एक 10,000 रुपए का मूलधन 2 वर्षों में 11,449 रुपए हो जाता है। अच्छा, सीआई पे से है, सीआई से है, 2 सालों का मामला है। देखिए 10,000 रुपया कितना हो रहा है 11,449 रुपये, यही तो कहानी है। अब अगर आपको इसको निकालना है कि ये कितने से कितने हो, क्योंकि ये तो स्क्वायर होने के बाद ये कहानी तो ये है x² से y² बना है, यही तो कहानी है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ये है मामला। देखिए ये तो 2 2 4 है, मतलब ये तो मुझे दिख रहा है कि ये 100 है। 100 से ये कितना हुआ है, ये कितना हुआ देख लेते हैं। देखिए ये 9 है तो 9 का 3 या 7, 2 अंक छोड़ दिया 114, 114 11 का तो ज्यादा हो रहा है, मतलब या तो 103 और या तो 107, सॉरी 10 आएगा, ये 107। अब 103 है कि 107, इसके लिए क्या करते हैं 10 में इससे एक ज्यादा का गुणा, कितना हो गया ये 110। ये मेरे पास कितना था 114, ये है 110, मतलब बड़ा वाला, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 107। मतलब कहानी है 100 से 107 की वृद्धि कितने की दिख रही है 7 की, मतलब प्रतिशत कितना हो जाएगा 7/100 × 100, ये और ये कैंसिल, आंसर हो जाएगा 7%। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है ये भी। मान लीजिए x 25.6 और 32.4 के बीच का मध्य अनुपात है, y 32 और 48 का तीसरा अनुपात है, तो 3x अनुपात 2y आपको निकालना है। ठीक है, मध्य अनुपात, मध्य अनुपात कैसे निकलता है भाई, मध्य अनुपात होता है √AB, ये मध्य अनुपात की बात हो रही है, मध्य अनुपात की। और जो तृतीय अनुपात होता है, तृतीय अनुपात, तृतीय वो क्या होता है B²/A, ये कहानी है आपकी। अब देखिए यहाँ पर x जो है, x मतलब ये मध्य अनुपात की बात हो रही, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है 25.6 और गुणे 32.4। अब देखिए दशमलव को आप एक बार इग्नोर करो, कारण ये है कि अगर आप 25.6 का वर्गमूल अलग से निकालने जाओगे तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ज्यादा है, अगर आपको ज्यादा कुछ दिक्कत समझ में आ रही है तो इसको हटा करके आप इसको बटे 100 कर लीजिए, ये लीजिए। अब इसका 256 का वर्गमूल होता है 16,
32.4 का वर्गमूल होता है 18 और 100 का वर्गमूल होता है 10। ये कहानी है। ठीक है, y का मामला कितना है? अब अगर इसको आप देखो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 अंकों में दशमलव 16 और 18 था, एक में हम दशमलव लगा देते 1.6 आ जाता। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए तृतीय अनुपात निकालना है 32 और 48 का, जिसमें b ये है, तो 48 गुणे 48 और बटे कितना 32, तो 16 3 48, 16 दूनी 32, 24 दूनी 48, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 72। ये कहानी है अब आपकी। ठीक है, अब अगर मैं देखूं x/y की अगर मैं बात करूं तो x/y बराबर कितना हो जाएगा? देखिए अच्छा 3x/2y बोल रहा है, 3x/2y बोल रहा है, तो अब आप 3 का गुणा मार दीजिए, तो 3 गुणे 16 गुणे 18 बटे कितना 10 और अनुपात 2 गुणे कितना 72। ठीक है, काट लीजिए इसको, 18 चौक 72, इस 10 को भी मैं इधर ही ले जाता हूं, इसको भी मैं इधर ही ले जाता हूं, ये 10, 18 चौक 72, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब रेशियो आ जाएगा 3:5 का, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो अब अगर यहां पर कैलकुलेशन अच्छा हो, अगर आपको 256 और 324 का याद हो, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा मामला 16 गुणे 18 का है, 2 अंकों में दशमलव लगा हुआ, इसलिए 1 अंक में लगा दीजिए। मैं होता तो x और y को पहले ही निकाल लेता। ठीक है, फिर उसमें 3 और 2 का गुणा मार देता। रमन 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से और 200 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर की प्रति घंटे से तय करता है। देखिए दूरी भी दी गई है, चाल भी दी गई है, दूरी भी दी गई है और चाल भी दी गई है। अब जो हमारी औसत चाल का जो फॉर्मूला है, औसत एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है? कुल दूरी, क्योंकि ये दिया गया तो समय तो निकल जाएगा भाई, समय तो निकल जाएगा, तो कुल समय, ये कहानी बनेगी। अब आप देखिए कुल दूरी है कितनी, तो पहली तो थी 120 और दूसरी कितनी है दूरी 200, ये कहानी है। अगले वाले के लिए समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल, तो ये हो जाएगा 120 बटे 60 और प्लस कितना हो जाएगा 200 बटे 100। अब यहां देख लीजिए आप, ये हो जाएगी 2, ये भी हो जाएगी 2, ऊपर कितना आ गया ये 320, नीचे कितना आ गया 4, काट लेंगे कितना बचेगा 80, कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में। वैसे इस सवाल को मुझे नहीं लगता कि लगाने की भी जरूरत है, आप सवाल पढ़ते पढ़ते इसका आंसर टिक करने की आदत डालिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है सवाल? 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो एक नल 1 घंटे में, देखिए ये भी बहुत इजी है, 60 15 चौके 60, 4 नहीं है 36, 9 आएगा उत्तर। देखिए 15 नल है, मान लीजिए एक नल 1 ही लीटर दे रहा है, तो 15 गुणे 36 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 और नलों की संख्या x है, तो 15 चौके 60, 4 नहीं है 36, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 9, दिया हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है? एक वस्तु को बेचते समय 20% और 30% की 2 क्रमागत छूटें दी जाती हैं, वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। देखिए अनुपात निकालना है, अब यहां पर परसेंटेज नहीं निकालना। अगर परसेंटेज निकालना होता, 2 छूटों की बात होती, तो मैं आपको बोलता a + b + ab अपॉन 100 वाले से लगा दीजिए, लेकिन यहां पर कहानी अलग है, यहां पर रेशियो का मामला है। तो देखिए 20% की जो वैल्यू है वो होती है 1/5 और 30% की जो वैल्यू है वो होती है 3/10, दोनों में छूट का मामला है, मतलब 5 में 1 छूट के बाद सामान 4 का हो गया, ये MP है और ASP, ये दोनों का रेशियो ही आपको निकालना है। 10 पे 3 छूट के बाद सामान हो गया 7 का, यही तो कहानी है। तो ये हो गया 50 का सामान, कितने का मिल गया 28 का, मतलब ये हो गया 14, ये हो गया 25, और यही आपसे पूछा गया था, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 25:14, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, ये देख लीजिए, यदि a बराबर 30 हो, ठीक है, ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी, क्या क्या दिया हुआ है, 8 sin 30 डिग्री प्लस 11 cosec 30 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री का स्क्वायर बटे 10 cos 2 गुणे 30, मतलब 60 डिग्री। ये कहानी, सभी की वैल्यू पुट करनी है। sin 30 का मान होता कितना है 1/2, तो 1/2 हुआ तो 1/2 कर दिए भाई, ठीक है, प्लस cosec का मान इसी का जस्ट अपोजिट, तो 1/2 का 2/1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस cot 30 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर, और यहां पर 10 जो sin 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है, मतलब ये 1/2। अब आप इसको हल कर लीजिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, 2 पंचे 10, यहां से कितना बचा 4, यहां से कितना हो गया 22, √3 का स्क्वायर करेंगे -3,
बटे कितना 5, 22 4 26, 26 में से 3 चला गया 23, 23 बटे 5 भाग देंगे तो 4 सही 3 बटे 5, ये उत्तर हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, सिंपल सवाल है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, 2/3 ऋण 2/3 और ये भागे। एक बात आप समझ लीजिए, पहले दो बातें मैं समझा देता हूं। पहले देखिए, अगर x बटे वाई के ऊपर ऋण 1 की घात लगी हो तो इसको y बटे x की घाते 1 कर दे। मतलब अगर ऋणात्मक घात लगी है तो अंश और हर बदल जाता है। ठीक, अगर x बटे वाई के पहले भाग लगा हुआ हो तो इसकी मान भी कितना होता है? y बटे x, ये भी पलट जाता है। अब अगर यहां पे मैं भाग लगा दूं, यहां पे मैं भाग लगा दूं तो एक बार पलटूंगा और फिर दूसरी बार पलटना पड़ेगा। मतलब अगर भाग और माइनस लगा हुआ है तो ये दोनों कैंसिल होकर के ये चिन्ह का हो जाता है गुणे का। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आप देखिए सवाल को। 8/125 घाते 2/3 है, मतलब 2/3 इसके ऊपर भी लगेगा और 2/3 इसके ऊपर भी लगेगा। ठीक है, 27/64 गुणे है, गुणे है। तो अब ये ऋण लगा हुआ है, गुणे है, भाग तो है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? 64/27, इसके ऊपर भी 2/3 और इसके ऊपर भी 2/3। ठीक है भाई, भाग के बाद माइनस लगा हुआ, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा गुणे में बना दीजिए और ये हो जाएगा 5 की घाते 2 और ये हो जाएगा 4 की घाते 2। ये पूरी कहानी। अब आप देखिए, ये 3 को मुझे हटाना है तो ये पूरा मामला ये बनेगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 125 में भी 3 क्या बनाना है तो 5 की घाते 3 गुणे 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखिए 3 की भी तो ये 4 की घाते 3 होता है, तो 4 की घाते 3 गुणे 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिए 27 है तो 3 की घाते 3 गुणे 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला तो ऑलरेडी 25/16 आ चुका। ठीक है, अब आप देखिए 2 की घाते 2 मतलब कितना हो गया 4, 5 की घाते 2 मतलब कितना हो गया 25, प्लस 4 की घाते 2, अच्छा प्लस नहीं है, गुणा है, गुणा है। 4 की घाते 2 कितना हो गया 16, 3 की घाते 2 कितना हो गया 9 और गुणे 25/16, 16 से 16 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, उत्तर कितना हो जाएगा 4/9। दिया कहीं? ये दिया हुआ है, ये आपका उत्तर है। कितना आ रहा है आंसर? 4/9। ठीक है, इसका वर्गमूल भी पूछ सकता था, वर्गमूल पूछ लेता, लिख देता लास्ट में, तो वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो 2/3। ये बात यहाँ पे जरूर याद रखनी, सिंप्लीफिकेशन में भागे और माइनस वाला ये दोनों कैंसिल होकर ये माइनस का प्लस हो जाता है, ये भाग का गुणा। और अगर केवल ऋण भर लगा हुआ है तो अंश और हर को क्या करते हैं? पलट देते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। x क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि x बराबर 7 हो तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, x बराबर 7 है, मतलब इसको तो आप पहले ही पढ़ सकते हो कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 7 है। क्रमागत की बात हो रही है, औसत 7 है, मतलब 7 नीचे है, 3 संख्याएं इसके इधर रहेंगी और 3 ही संख्याएं इसके इधर रहेंगी। सबसे छोटी पूछता तो मैं इधर आ जाता, बड़ी पूछ रहा तो 7 के बाद होगी 8, 9 और 10, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 10, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, क्रमागत का मामला था। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखते हैं। कोण CDE में कोण D और कोण E के समद्विभाजक ऊपर मिलते हैं। देखिए CDE, ये एक त्रिभुज बना दिया, ये बना दिया त्रिभुज, ये हो गया, ये हो गया C, ये हो गया D और ये हो गया E। दोनों के समद्विभाजक, समद्विभाजक यहां पर मिल रहे हैं, समद्विभाजक मिल रहे हैं, इसके लिए मैं ये कर देता हूं। ठीक है, कहां पर मिल रहे हैं? ऊपर मिल रहे हैं, ये ऊपर मिल रहे हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये वाला एंगल, इसमें दो स्थितियां बनती, एक स्थिति ऐसी भी बनती है, ये वाली इस रेखा को आगे बढ़ा दिया गया और इसके समद्विभाजक मिलाए गए। तो जब इस वाले एंगल की बात आती है तो इसका मान होता है 90 - θ/2। ठीक है, और अगर ये सीधा सीधा रहे और अंदर मिल रहा हो और समद्विभाजक ही रहते हैं तो इस वाले का मान होता है 90 + θ/2। और थीटा किसकी वैल्यू है? इसकी, ये है थीटा, ये है थीटा, ये है थीटा। ठीक है, मतलब सामने वाले की, मतलब इसकी बात हो रही है। अब क्या बोल रहा है सवाल, आगे क्या बोल रहा है? कोण ODE, कोण ODE, चलिए अब इसको कलर बदल देते, नहीं तो कंफ्यूजन होने लग जाएगा। देखिए इसका और इसका समद्विभाजक, मतलब अब इसका और इसका समद्विभाजक मिल रहे हैं, कहां पर मिल रहे हैं? O' पर, ये O' पर मिल रहे हैं। ठीक है ना, DO'E, इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है वो? 145 डिग्री। ठीक है, तो अभी आप ये CDE को भूल जाइए, अभी मैं बात कर रहा हूं ODE की। मतलब अभी जो चित्र बन रहा है वो ये बन रहा है, वो ये बन रहा है, ये बन रहा है O, ये बन रहा है D और ये बन रहा है E।
ये मिल रहे हैं इसके समद्विभाजक। तो इसकी वैल्यू तो होगी 90 प्लस O/2। ये वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये O है तो ये 145 है, तो इससे इसका मान निकलेगा, और जब ये निकल जाएगा तो इससे इसका मान निकल जाएगा। सी आपसे पूछा गया। देखिए अब इसकी जो वैल्यू है, देखिए अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी इसकी O डैश, कोण O डैश बराबर कितना हो जाएगा भाई 90 प्लस x/2। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है 145। इसको अगर मैं इधर ले आऊंगा तो ये 90 हो जाएगा बराबर x/2। 145 में से 90 घटेगा तो 55, तो 55 गुणे 2 बराबर x, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस वाले की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। अब मैं इसको भूल जाता हूं, इस वाले को छोड़ दो, आप इस वाले त्रिभुज को छोड़ दो। अब इससे मुझे ये वाला निकालना है, तो अब यहां भी वही कहानी बनेगी। यहां पे कहानी क्या बनेगी, 110 डिग्री बराबर 90 प्लस कोण C/2। ये तो इसका वाला मामला है। तो अब ये देखिए इधर जाएगा तो 110 माइनस 90 बराबर कोण C/2। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुणे 2, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। लग गया सवाल, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। राम एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचता है, यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचे तब राम को कितना लाभ हो, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, अंकित मूल्य पर छूट के बाद का मूल्य, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि के बाद का जो मूल्य है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए छूट वो कितने की दे रहा है, 10 की, मतलब मामला कितने का है, 90 का, मतलब जो अंकित मूल्य वो 100 से 90 हो चुका है, ठीक है। फिर भी उसे 12.5 का लाभ हो रहा है, 12.5 का लाभ हो रहा है, मतलब अब कहानी ये है, सीपी में ये हो गया। तो अगर मैं MP इज टू सीपी निकालने जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 112.5 अनुपात 90 दशमलव हटाएंगे तो 900 हो जाएगा। कैसे कटेगा ये, 25 से तो कट ही जाएगा। तो 25 चौके 100, ये 9 गुणे 4 हो गया, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ठीक है। 9 पन्ना 45, मतलब रेशियो हो गया 5:4 का। ये कहानी बन रही है। अब अंकित मूल्य इसका 5 है, क्रय मूल्य उसका 4 है। अब सवाल में वो ये कह रहा है कि भैया अब हम छूट नहीं देंगे, मतलब सामान 4 का रहेगा और ये 5 में बिकेगा, मतलब अब ये विक्रय मूल्य बन गया, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना होगा, 5 माइनस 4 बराबर 1। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पर निकलता है, सीपी पर। तो P/CP इंटू 100, मतलब मामला कितना हो जाएगा 1/4 गुणे 100, मतलब ये स्थिति आ जाएगी 25% की। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 का, ठीक है ना। कितना हो जाएगा उत्तर, 25%, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए जरा। लंबाई 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई। घनाभ का जो विकर्ण, देखिए घन का विकर्ण तो A√3 होता है। जो घनाभ का जो विकर्ण होता है, इसका फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद ना हो तो लिख लीजिएगा। घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है √L² + B² + H²। ये कहानी। अब आप देखिए L स्क्वायर का मामला कितना है, 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, मतलब ये पूरा की पूरी कहानी कितनी हो जाएगी 169 प्लस 121 और प्लस 400, ठीक है। 69 1 70 20 90 90 1 1 2 4 2 6 690 आ जाएगा इसका रूट ऑफ 690, ठीक है। अब देखिए 690 का स्क्वायर रूट तो मैं निकाल नहीं रहा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। देखिए अब अगर मैं देखूं 25 का कितना होता है 625, 26 का होता है 676, 26 से तो ये ज्यादा है, 27 का होता है 729, मतलब 26 का होता है कितना 676 और 27 का होता है 729। मतलब एक बात पक्की है कि ये 26 से ज्यादा है और 27 से कम है। ऑप्शन में देख लीजिए, देखिए ये 23 है, ये हो नहीं सकता, ये तो कमी है। ये 27 से ज्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। ये 26 से कम है, ये भी नहीं हो सकता। उत्तर केवल ये वाला होगा, मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा 26.27, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप इस 26,690 को निकालने बैठ जाओ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये देख लीजिए। ABC दिया हुआ है तो A/B/C का मान पूछ रहा है, क्या मतलब निकला, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। देखिए A/B बराबर कितना दिया है 3/8,
और बी अनुपाते सी कितना दिया हुआ है 6:13। अब आपसे पूछ रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी। देखिए ए के लिए दोनों इस तरफ का गुणा तो 3 गुणे 6, बी के लिए यहां से शुरू होगा यहां पे खत्म हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणे 8, सी के लिए पूरा इस तरफ का गुणा तो 13 और गुणे 8। कुछ कटेगा क्या? 2 से तो कट ही रहा है, 3 दूनी 6 से नहीं कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 2 से कट रहा है तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, ये है तो 3 तिहाई 9, 8 तिहाई 24 और 13 चौके 52, ये हो जाएगा 9:24:52। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, रेशियो का बेसिक क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जब कभी भी ऐसा फॉर्मेट आ जाए तो आप इसको x की वैल्यू मत निकालने लग जाना। ठीक है, तरीका क्या होता है देखिए इसको डील करने का। सवाल में आपको बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 बराबर कितना है 0, सॉरी 11x है। ठीक है, पूरे में अगर मैं x का भाग दे दूं तो ये कितना हो जाएगा? देखिए यहां भी x हो जाएगा, यहां भी x हो जाएगा, यहां भी x हो जाएगा। अब आप देखो ये कितना हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा x माइनस ये x और x कैंसिल, ये 11 और प्लस 1/x बराबर 0। 11 को आप उठा के इधर कर दो तो x प्लस 1/x बराबर 11। अब आपसे 11 दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 11 स्क्वायर माइनस 2 मतलब 121 माइनस 2, उत्तर कितना हो जाएगा? 119 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू मत निकालने लग जाना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। पी और क्यू एक परियोजना को 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं अलग अलग। एक साथ काम करना शुरू किए, 2 दिनों के बाद में जब काम आता है तो जो छोड़ के जाता है उसके काम को हम अलग कर देते हैं और हम ये मान करके चलते हैं कि सिंगल आदमी ने काम किया। ठीक है, क्यू काम करना छोड़ देता है, पी अकेले शेष काम पूरा करता है। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? पूरा कार्य कितने दिन? देखिए पी और क्यू कितने दिनों में करें? देखिए पी कर रहा है 15 दिनों में, क्यू कर रहा है 10 दिनों में, ये टाइम है आपका। तो अब इनका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? वर्क हो जाएगा इसका 30, मतलब इसकी इफिशियंसी है 2 और इसकी इफिशियंसी है 3। ठीक है, एक साथ काम करना छोड़ के 2 दिन बाद क्यू ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद अगर इसने टोटल 2 दिन काम किया है, मतलब इसने टोटल कितना काम किया? 6। अब टोटल काम 30 था, अगर 6 इसने किया मतलब बाकी का बचा हुआ काम किसने किया? पी ने। मतलब पी का जो काम है, पी का जो काम है वो कितना हो जाएगा? 30 माइनस 6 बराबर कितना है? 24 दिन। 24 दिन। अब अगर इसने 30 माइनस 6 मतलब 24 काम किया और एक दिन में ये काम बेचारा कितना कर रहा है? 2, मतलब जो दिनों की संख्या आएगी, दिन बराबर आएंगे, वो कितना आएगा? 24/2, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 12 दिन दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। बहुत बढ़िया सेशन रहा और आप लोगों को एक बात ये भी पता लग चुकी होगी कि अब क्वेश्चंस थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते जा रहे हैं और मामला थोड़ा सा आगे भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे ही वैसे हम आपके पास तक उसे पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।